हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजना है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरा कद लंबा है, रंग गोरा है और शरीर भरा भरा है, जिसे एक बार देखे वही देखता रह जाए। शादी से कुछ दिन पहले जब मैं शहर से पढ़ाई करके वापस आई तो मेरे मंगेतर ने मुझसे कुमारी होने का सबूत मांगना शुरू कर दिया। हमारे गांव के लड़कों को हमेशा लड़की के कुमारीपन का प्रमाण चाहिए होता है। हमारे गांव में एक दरबार हुआ करता था जहां लड़की को 5 दिन के लिए एक तहखाने में बंद कर दिया जाता था। अगर लड़की कुमारी होती तो सही सलामत वापस आ जाती और अगर वह बदकिरदार होती तो गायब हो जाती। शैतान या जिन्न उसे ले जाते। मैंने कई बार कहा कि मुझे इस जुल्म का सामना नहीं करना चाहिए। मैं मेडिकल टेस्ट भी करवाने को तैयार थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती उस तहखाने में छोड़ दिया गया। वहाँ जो हुआ उससे मेरी दुनिया ही पलट गई। शादी से पहले मेरी माँ मुझसे कहने लगी, संजना तुम शहर के हॉस्टल में रही हो, कॉलेज जाती रही हो, मुझे यह बताओ कि कहीं तुमने अपने बाप की इज्जत नहीं खराब की ना, क्योंकि आज दरबार में तुम्हारे कुमारीपन को साबित करने का इम्तिहान है। अगर कुछ गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर माँ रोने लगी। मेरे घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और मैं बहुत खुश थी। मेरा नाम संजना है और मेरे मंगेतर का नाम नवीन है, जो हमारे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। हमारा रिश्ता जमींदार ने ही तय किया था। वह एक बहुत अच्छे और भले आदमी है। मेरी दोस्त मुझे नवीन के नाम से छेड़ती थी, क्योंकि मैं पहले से ही नवीन को जानती थी। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। शादी के दिन मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। जब बारात के आने का शोर मेरे कानों तक पहुंचा, तो मैं और भी खुश हो गई। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने एए पास किया था और मैं गांव में एए करने वाली पहली लड़की थी। मेरे पापा किसान थे और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मेरे गांव में 8वीं क्लास तक ही स्कूल था, इसलिए 8वीं के बाद मैं आगे नहीं पढ़ सकती थी। इसलिए मैंने अपने पापा से बहुत जिद की कि मुझे आगे पढ़ने दो, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर भी मैं नहीं मानी और मैंने उन्हें समझाया। जब वह नहीं माने तो मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, जिससे आखिरकार वह मेरी जिद के आगे झुक गए। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैं बदल ना जाऊं और बाहर जाकर बिगड़ ना जाऊं। उन्होंने यह भी सुन रखा था कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं, तो वे किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक कि अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानती और उनसे बहस करने लगती हैं। इसीलिए वे मुझे आगे पढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन मेरे पापा ने मुझसे यह शर्त रखी कि जहाँ वह चाहेंगे वही मेरी शादी होगी। मुझे तो बस आगे पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी उनकी शर्त मान ली। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था जहां मैं आगे पढ़ सकती थी, इसीलिए मुझे शहर भेज दिया गया और मैं हॉस्टल में रहने लगी। 15 दिन बाद गांव वापस आती थी। जब भी मैं घर आती तो गांव वाले मेरे पापा को ताने मारते थे। वे कहते थे, यह तो इसे पढ़ा लिखा रहा है, देखना आगे चलकर यही बेटी तेरी नाक कटवाएगी, फिर तू कहाँ मुंह छुपाएगा। गाँव वालों का यही काम होता था, हर किसी की पीठ पीछे बातें करना और अफवाहें उड़ाना। लेकिन पापा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया तो मैं अपने गांव वापस आई। पापा ने मेरी शादी का फैसला कर दिया था। जब मैं घर वापस आई तो पापा ने मुझसे कहा, संजना 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। यह सुनकर मैं एकदम चौंक गई। लेकिन पापा ने मुझसे यह वादा किया था कि पढ़ाई के बाद वह जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। इसलिए मैंने खुशी खुशी उनकी शर्त मान ली और शादी के लिए राजी हो गई। मैंने शादी को लेकर पापा से कोई सवाल नहीं किया, जैसे कि मेरी शादी किससे हो रही है, वह क्या करता है या कैसा है, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने एक बार भी नवीन को देखने का भी नहीं कहा। पापा को यह डर था कि मैं शादी के लिए मना कर दूंगी और वह बहुत बेचैन थे। लेकिन मेरी रजामंदी देखकर वह बेहद खुश हो गए, क्योंकि उनकी बेटी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा। शहर में पढ़ाई करते वक्त मैंने कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था। अगर मैं चाहती तो किसी भी लड़के को अपना दीवाना बना सकती थी और उसे अपने पीछे पागल कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और न ही मैंने कभी सोचा था कि मेरा जीवन साथी कैसा होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने घर वालों की खुशी में उनके साथ हंसी खुशी तैयार थी। मुझे यह भी पता था कि मेरे मुंह से निकला एक भी शब्द मेरे पूरे
खानदान की इज्जत को खराब कर सकता है और पूरे गांव में उनकी नाक कट सकती है। लोग यही कह सकते थे कि बेटी ने 4 क्लास पढ़ाई की, अब माँ बाप के सामने जुबान चला रही है। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, मेरे पापा की बेचैनी बढ़ने लगी थी। गांव में सभी लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और मैं तो पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल में रहती भी थी। घर से इतनी दूर रहने पर गांव वाले तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन पापा मेरी खुशी के आगे सबको नजरअंदाज कर दिया करते थे। अब शादी का वक्त पास आ चुका था तो पापा की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। शादी से पहले एक दिन मेरी अम्मा मुझसे मिली और जो सवाल उन्होंने मुझसे किया वह सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे अब यह समझ में आया कि मेरे पापा की बेचैनी की असली वजह क्या थी। मुझे कभी यह सोचने का भी ख्याल नहीं आया था कि मुझ पर ऐसा सवाल उठाया जाएगा। अम्मा मुझसे कहने लगी, संजना, तुम शहर के हॉस्टल में रही हो, कॉलेज जाती रही हो, मुझे बताओ कि अपने बाप की इज्जत तो नहीं खराब की ना? क्योंकि आज दरबार में सबके सामने तुम्हारे कुमारीपन का सबूत देना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर अम्मा रोने लगी। मैंने खुद को संभाला और अम्मा से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सबकी नजरों से बचकर रहती थी, कभी भी बुरी संगत का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर सवाल उठे। लेकिन मेरी अम्मा मेरी बातों से सहमत नहीं हुई, क्योंकि गाँव के लोग उनके और मेरे किरदार पर सवाल उठा रहे थे। फिर वह कहने लगी, नवीन कहता है कि शादी से पहले संजना को अपने कुमारीपन का सबूत मुझे देना होगा, तभी शादी होगी। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। बाहर पूरा खानदान और सारे गांव वाले बैठे थे, बारात भी आ चुकी थी और मेरा होने वाला शौहर इस तरह की बातें कर रहा था। भला कोई लड़की अपने कुमारीपन का सबूत कैसे दे सकती है? मैंने कहा, अम्मा, इस वक्त इस बात का कैसे यकीन दिला सकती हूँ? यह तो बिल्कुल बेहुदी बात थी। अम्मा कहने लगी कि नवीन कहता है शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियां बदकिरदार होती हैं, इसलिए मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक वह मुझे अपने कुमारीपन का सबूत नहीं दे देती। मैंने अपनी माँ से पूछा, भला मैं उन्हें यह सबूत कैसे दूं? इस पर माँ ने कहा, नवीन कहता है कि अगर वह दरबार के अंदर बने कमरे में 5 दिन गुजारे और फिर सही सलामत बाहर आ जाए तो मैं उससे शादी करूंगा। अगर वह कुमारी नहीं हुई तो वह वहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि वह कमरा दरबार के अंदर है और वहाँ बहुत नेक लोग इबादत करते हैं। इसीलिए जब भी किसी लड़की पर शक होता है तो उसे इसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। उस लड़की को 5 दिन वहीं रहना पड़ता है। मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे यह बात समझ में आती थी कि कुमारीपन क्या होता है, लेकिन गांव के लोग इस तरह की अजीबोगरीब दरबार की कहानी पर यकीन कर लेते थे। यह दरबार की कहानी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरे में रहकर किसी लड़की के किरदार का फैसला किया जाए? हमारे गांव में जिस लड़की पर शक होता था उसे इस कमरे में बंद कर दिया जाता था। अगर वह 5 दिन बाद कमरे से बाहर आ जाती तो उसे कुमारी मान लिया जाता और अगर गायब हो जाती तो यह कहा जाता कि शैतान और जिन्नात उसे अपने साथ ले गए। कई बार बदकिरदार लड़कियां दरबार से गायब हो चुकी थी और नेक दिल लड़कियां बाहर आ जाती थीं। मैं यह सोच रही थी कि आजकल के समय में गाँव के लोग किसी लड़की के कुमारी होने का अंदाजा ऐसी बेतुकी बातों से कैसे लगा सकते हैं? मैं क्यों किसी जंगल में बने दरबार के कमरे में बंद हो जाऊं और वहां कैसे सारा दिन गुजारूं? मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे अपने पाक होने का एहसास खुद था। मेरे अम्मा पापा और गाँव के लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने कहा, मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी और कहने लगी, इसका मतलब है कि इस लड़की के दिल में कुछ खोट है। तभी वह इस बात से इनकार कर रही थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे बारात वापस ले जाएंगे और फिर कोई भी इस लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं होगा और वह हमेशा बदनाम के नाम पर अपने माता पिता के घर में बैठी रहेगी। मेरे पापा यह सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे कि कृपया बारात वापस न ले जाएं। मेरी अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम कुमारी हो और पाक दमन हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेती?
अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यह गांव के लोग मुझे बदकिरदार के नाम से पुकारेंगे। मेरी मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो किसी अच्छे अस्पताल में मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं वाकई कुमारी हूँ या नहीं। अब तो तकनीकी रूप से यह सब संभव हो गया है। डॉक्टर सब कुछ सही बता देंगे। खुदा के लिए ऐसी बातों पर यकीन न करें और बेगुनाह लड़कियों को ऐसे वीराने में कैद न किया जाए। लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। पापा मेरे लिए किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे और मेरी वजह से बहुत परेशान थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि मेरी बेटी इस इम्तिहान में पास होगी या फेल। उम्मी भी बहुत रो रही थी। वह कह रही थी कि मैं बदचलन हूँ और मुझे दरबार से शैतान और जिन्नात लेकर जाएंगे। वह मानती थी कि मैंने सच में अपना मुंह काला कर लिया है। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए। पापा मुझसे कहते, मैंने तुझसे कहा था ना कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेज। अब देख ले इसका अंजाम। मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। अब वह मुझे यह कहते थे कि मैं अपनी इज्जत का जनाजा देख रही हूँ। मैं पापा के सामने बैठकर रोने लगी और उनसे कहने लगी, पापा मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप चाहें तो मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। लेकिन सब लोग बस उसी दरबार की बात मान रहे थे जिसके बारे में मुझे पता था कि वह झूठा है और मुझे उसकी सजा भी मिल सकती थी। लोग मेरे बारे में यह मान रहे थे जबकि मुझे सबसे बेहतर कोई और कैसे जान सकता था। मैंने बार बार सबके सामने वहां जाने से मना किया था और यही मेरे कुमारी होने का प्रमाण था। मगर अब अगर मैं वहां जाती तो वह सभी को यकीन दिला सकता था। लेकिन सवाल यह था कि मैं उस दरबार के कमरे में खुद को 5 दिन के लिए कैसे बंद कर सकती थी जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। अपने माता पिता के आंसू देखकर मैं भी बेबस हो गई और फिर पंचायत ने मेरे लिए फैसला सुनाया कि मुझे जंगल में स्थित दरबार में 5 दिन बिताने होंगे। मैंने गांव की पंचायत से बहुत अनुरोध किया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी बात पर अडिग रहे। अंत में मैंने अपने माँ बाप की खातिर यह फैसला मान लिया। मैंने दुल्हन के जोड़े की जगह साधारण कपड़े पहने और वहां जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि मुझे इस पर बहुत अफसोस हो रहा था कि नवीन ने मुझसे इस तरह की सोच और झूठी बातें की। मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आ रहा था। मैंने जीवन में कई इम्तिहान देखे थे, स्कूल और कॉलेज के, बट ये इम्तिहान मेरे लिए सबसे कठिन था। शादी से पहले कुमारीपन का इम्तिहान स्कूल और कॉलेज के इम्तिहान से कहीं ज्यादा कड़ा था और इसका एग्जाम हॉल जंगल में बना एक दरबार था जो 5 दिन का था। 5 दिन के बाद ही मेरा कुमारीपन साबित होना था। फिर मैं गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और अपने पापा के साथ जंगल में बने दरबार की ओर चल पड़ी और मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई रो रही थी। यह जगह कितनी अजीब और डरावनी थी। बचपन से ही मैं इस घिनौने रिवाज को होते देख रही थी, लेकिन आज मैं खुद इसका शिकार बनी थी। जंगल के बीचों बीच बने इस दरबार के कोने में एक छोटा सा कमरा था जहां मासूम लड़कियों को बंद कर दिया जाता था। वहां खाने पीने का सारा सामान रखा जाता था, लेकिन कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता था और 5 दिन तक कोई बाहर नहीं आ सकता था। मुझे नहीं पता था कि नवीन को मुझ पर शक क्यों हुआ, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था और मेरी जैसी पतली दुबली लड़की इसे खोल नहीं सकती थी। उस अंधेरे कमरे में एक पंखा चल रहा था, लेकिन रोशनी की कोई किरण नहीं थी। बाहर जंगल की सुनसान जगह थी जहां जंगली जानवर कभी भी आकर दरवाजा तोड़ सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठी थी, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था। मुझ जैसी पतली दुबली लड़की के लिए उसे खोलना नामुमकिन था। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें बस कुछ फल ही थे और कुछ भी नहीं था। कमरे में न तो कोई बर्तन था और न ही कोई बल्ब लगा हुआ था। वहाँ एक बाथरूम था, लेकिन वह भी अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने कमरे की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं बेबसी से फिर से चारपाई पर बैठ गई। तभी कुछ समय बाद मुझे
किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी। डर से मेरी जान निकलने लगी क्योंकि मैं अकेली लड़की थी और बाहर जंगल था। वहाँ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और इस बंद कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सुना था कि इस दरबार के बंद कमरे से शैतान और जिन्नात बुरी लड़कियों को ले जाते हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा था, यह सोचकर कि 5 दिन और रातें कैसे गुजरेंगी। एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत लंबा लग रहा था। बाहर जंगली जानवरों की आवाजें और आसमान में बिजली चमक रही थी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, लेकिन उसकी आवाज से दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर अचानक तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठकर रोने लगी। यह मेरा पहला इम्तिहान था और मैं अकेले ही इसे झेल रही थी। मेरे मन में एक घटना की यादें ताजा हो गईं। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी हो रही थी। उसी समय मेरी कजिन को भी इसी तरह के इल्जामों का सामना करना पड़ा था। वह जब दूसरे गांव से अपनी खाला के घर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने यह आरोप लगाया था कि उसे अपनी कुमारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कजिन पर कई इल्जाम लगाए गए, जैसे कि उसने कुछ लड़कों के साथ गलत संबंध बनाए थे। वह बेचारी रोती रही और कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सब गांव वाले जो अनपढ़ और जाहिल थे बस यही मानते थे कि यह कमरा एक नेक दरबार है और यह नेक औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कजिन को इस कमरे में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया और कहा गया कि 5 दिन में इसका कुमारी होना साबित हो जाएगा। उस कमरे में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ कुछ बुजुर्ग इबादत करते थे। पूरे गांव में कोई भी उन्हें कभी नहीं देखता था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे जो इस जगह पर रहते थे और औरतों के बारे में सारी सच्चाई बता दिया करते थे। यह दरबार गांव के जमींदार ने बनवाया था। 5 दिन बाद जब मेरी कजिन कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कमजोरी के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप रहने लगी थी। फिर शादी की तारीख तय की गई, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले वह मर गई। मरते वक्त उसका खूबसूरत चेहरा अब बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि उसने जहर खा लिया था। मैं उस समय 10 साल की थी और अपनी कजिन से बहुत प्यार करती थी। उसके मरने के बाद मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही सब हो रहा था। यह सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं था। मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि शायद मेरी मदद हो जाए। फिर मैं वॉशरूम चली गई और हाथ धो रही थी कि तभी वॉशरूम के अंदर से एक खिड़की खुली। मुझे हैरानी हुई क्योंकि उस कमरे में कोई खिड़की थी ही नहीं, तो वॉशरूम में खिड़की कैसे हो सकती है। जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर एक मर्दाना हाथ देखा, मेरी जान ही निकल गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं डर के मारे जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यह क्या हो रहा है। इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता नहीं था और कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर यह खिड़की कहां से आ गई? जब मैंने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया तो कुछ देर तक वहां से दरवाजा पीटने की आवाजें आती रही। इस समय मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा भी वही हाल होगा जो मेरी कजिन का हुआ था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा मजबूत लोहे का था जो इतनी आसानी से नहीं खुल सकता था। मैं डर के मारे कमरे के एक कोने में बैठ गई। दरवाजा नहीं खुला और मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, बस दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। कुछ देर बाद वह आवाज बंद हो गई। मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह कौन था और क्या हो रहा था, क्योंकि उस आवाज के साथ किसी के हाथों पर बड़े बड़े बाल थे। इस सोच ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि मैं जंगल के एक कमरे में थी और यहाँ खतरनाक जानवरों का होना कोई अजूबा नहीं था। लेकिन नींद भी एक ऐसी चीज है जो हर हाल में आ ही जाती है। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठते ही जब मुझे रात का ख्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी। पूरे दिन डर के साए में ही बीत गया। भूख से मैं बेहोश होने लगी थी, लेकिन फिर मैंने थोड़े से फल खाकर हिम्मत जुटाई और वॉशरूम में गई।
वहाँ जाकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इतनी घबराई हुई थी कि तुरंत वापस कमरे में लौट आई। मैं सोचने लगी कि रात को खिड़की थी, हाथ था और दरवाजा भी बज रहा था, लेकिन यह सब कैसे हो सकता था? दरवाजे के बाहर कोई कैसे आ सकता था? रात को दरवाजा तोड़ने का प्रयास हो रहा था, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाजा नहीं खोला और न ही कोई आवाज आई, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। यह मेरी यहाँ पर दूसरी रात थी। आधी रात को फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, लेकिन पूरे दिन वहाँ से कोई आवाज नहीं आती थी। अगले दिन मैंने ठान लिया कि मैं वॉशरूम की अच्छे से जांच करूंगी। सुबह होते ही मैंने वॉशरूम की बारीकी से छानबीन की। जिस जगह से खिड़की दिखाई देती थी वह दिन में दीवार जैसी ही लगती थी, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वह दीवार नहीं बल्कि लकड़ी से बनी एक खिड़की थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुली। थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद वह खुल गई। मैं बाहर झाँक कर देखी तो वहाँ एक कमरा था। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक सुरंग मिली जो कहीं जाती थी। बहुत अंधेरा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन इस खिड़की के जरिए मैंने सुरंग में उतरने का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकूंगी, लेकिन डरते डरते मैं आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ लाइट का बटन था। जैसे ही मैंने बटन दबाया, पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहाँ ऊपर की ओर सीढ़ियाँ जा रही थीं। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी और कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद दरवाजा खुल गया और मैं एक दरबार के कमरे में पहुँची। इस कमरे में पहुँचकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई क्यों नहीं था। कमरे में खुफिया सुरंग क्यों बनाई गई थी और इसे किसने और क्यों बनाया था, यह सब मुझे चकित कर रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर ताला भी लगा हुआ था। इस कमरे के बाहर कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ सारा सामान रखा जाता था। इस कारण मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। फिर मुझे यह ख्याल आया कि अगर किसी ने मुझे इस कमरे से बाहर देख लिया तो मेरी सारी मेहनत और इम्तिहान पर शक किया जाएगा और मेरे माता पिता को बुरा सुनकर मार डाले जाएंगे। अचानक मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने तुरंत सुरंग को फिर से बंद किया और वहाँ रखे बक्सों के पीछे छुप गई। मुझे लगा कि वे लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा, मेरी सांसें थम गईं। जब तक वे लोग वहाँ रहे, मैं चुपचाप छुपी रही और उनके जाने का इंतजार करती रही। वे लोग अपना काम करके वहाँ से चले गए। इस कमरे में दरबार के पैसे रखे जाते थे, इसलिए यहाँ कोई भी अजनबी नहीं आ सकता था। सिर्फ वही लोग यहाँ आते थे जो दरबार में काम करते थे। मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि रात होने का इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि कौन दरवाजा बजाता है। यह मेरा अच्छा मौका था जब मैं सब कुछ जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं इस कमरे से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा था। थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी नजर आया जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उसे देखकर मेरे पाँव तले से जमीन खिसक गई। कुछ समय बाद मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो जमींदार और जागीरदार था। वह बहुत ही अमीर आदमी था और उसके साथ 2 नौकर भी थे। यह जमींदार एक बहुत अच्छा इंसान था जो हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। वह चुपके से जरूरतमंदों को घरों में जाकर पैसे देता था। जब किसी लड़की की शादी होती तो वह पूरी शादी का खर्चा खुद उठाता था, यह कहते हुए कि ये उसकी भी बेटियां हैं। गांव की कोई भी लड़की उससे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह काफी उम्रदराज था, लगभग मेरे पापा की उम्र का। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी और मैं भी कई बार उसके बड़े महल में जा चुकी थी। उसकी बेटी मेरी ही क्लास में पढ़ती थी और मेरे ही हॉस्टल में भी रहती थी। वह अमीर थी, इसलिए उसका कमरा बहुत बड़ा था, जबकि मैं एक गरीब किसान की बेटी थी और मेरे पास छोटा सा कमरा था। हालांकि उस लड़की में कभी भी कोई घमंड नहीं था। जब भी मुझे गांव जाना होता, वह मुझे अपनी गाड़ी में लेकर जाती थी और मेरे घर छोड़ देती थी, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी और कहती कि मेरे पापा मुझे लेने आएंगे।
वह जमींदार साहिब कहते, बेटा तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद मेरी घर तक छोड़ने आते थे और मेरे पापा से कहते कि यह उनके साथ आई थी। मेरे पापा उन्हें धन्यवाद देते थे। कई बार पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ जमींदार साहिब के महल में भी जाती थी। उनकी बेटी मेरे क्लास में ही थी, तो कभी नोटिस या अन्य जानकारी के लिए मैं उसके घर चली जाती थी। एक दिन मैं उनके दरबार में गई और जो मैंने देखा वह मुझे बहुत हैरान कर गया। जमींदार साहिब और उसकी बेटी दरबार में क्या कर रहे थे, यह मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद वह अपनी महल की स्थिति का जायजा लेने आए होंगे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वह एक सुरंग का दरवाजा खोल रहे थे। मैं चुपचाप वहीं बैठी रही और यह पूरा दृश्य देखती रही। यह सब देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जमींदार साहिब को इस सुरंग के बारे में कैसे पता। मैं यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकली थी। लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और ही थी। जमींदार साहब अपने दोनों नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। उनके एक नौकर ने दरवाजा खोला और फिर वे तीनों सुरंग में चले गए। जमींदार साहब अपने नौकरों से यह कहते हुए गए, अगर आज इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ देना। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदमी नहीं बल्कि एक हैवान था, एक दरिंदा था जो इंसान के रूप में शैतान था। वह मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे। वह मेरी पाक वजूद को नापाक करना चाहते थे। इसने और भी बेगुनाह मासूम लड़कियों को नापाक किया और उसकी इज्जत से खेल चुके हैं। और यह जागीरदार मुझे भी नापाक करना चाहते थे। मैं भी अपनी कजिन की तरह खुदकुशी करूं और खामोशी से किसी को इस जागीरदार के करतूत ना बताऊं। मगर मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जो किसी भी दरिंदे का शिकार नहीं बनना चाहती थी। मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस गांव के लोग इतने भोले भाले हैं और अगर ये लोग सच जानेंगे तो शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी। जब जमींदार और उसके नौकरों ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ने की योजना बनाई तो मुझे यह सब सुनकर बहुत डर लगने लगा। जमींदार ने अपने नौकरों से कहा, वक्त बहुत कम है, शिकार हमारे पास है, हमें इस लड़की का शिकार करना है और यह सब बिना किसी को बताए करना है। हम पहले भी कई खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं और आज तक किसी को इसका पता नहीं चला। मैं चुपचाप छिपकर यह सब सुन रही थी। मेरा दिल घबराहट से भर गया था। मुझे समझ में आ गया कि अगर उन्होंने दरवाजा तोड़ा और मुझे वहाँ न पाया तो वे सोचेंगे कि मैं भाग चुकी हूँ। लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द उस कमरे से बाहर निकलना था। जैसे ही वे तीनों अंदर गए, मैंने बिना सोचे समझे उस दरवाजे से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने दरवाजे को मजबूती से बंद किया और ताला लगा दिया, साथ ही चाबी भी अपने पास रख ली। फिर सबकी नजरों से बचते हुए दरबार की दीवार से कूदकर मैं वहां से बाहर निकल आई। दरबार से बाहर निकलते ही मैं जमींदार की जमीन पर आ गई, क्योंकि वह जमींदार की ही जमीन और जंगल था जहां सुरंग भी बनाई गई थी। वहां से बाहर आते ही मुझे केवल एक ही बात की चिंता थी, अपनी इज्जत को बचाना। मुझे यह नहीं पता था कि मेरा क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं बस भागती जा रही थी। गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई उजागर करनी थी, क्योंकि उनकी गलत उम्मीदें और पुराने समय की सोच उससे जुड़ी हुई थी। यह गांव के लोग प्राचीन मान्यताओं से बंधे हुए थे। अब जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कजन के साथ क्या हुआ होगा। वह शायद जहर खाकर अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि उस आदमी ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कजन की तरह खूबसूरत थी और मेरे दिल में इस जमींदार के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसे अपने पापा की तरह सम्मान देती थी, इसलिए उसकी गलत नियतों को समझ नहीं पाई। यह सब एक साजिश थी जिसे जमींदार ने रचाया था, क्योंकि नवीन उसी के पास काम करता था। इसी ने नवीन के मन में यह शक डाला होगा। जमींदार भोले भाले गांव वालों को मूर्ख बनाकर उनकी खूबसूरत बेटियों को अपने दरबार में बुलाता था, फिर उन्हें अकेले कमरे में बंद लड़की की इज्जत से पूरी रात खेलता था। और मेरी शादी का अंतिम फैसला पंचायत में इस जमींदार के हाथ में था, जिसने यह निर्णय लिया कि मुझे इस दरबार में बंद कर दिया जाए। वह दिन भर गांव के लोगों के बीच उनके सहायक के रूप में रहता, उनके घरों में आता जाता और उनकी बेटियों को देखता। जो लड़की उसे अच्छी लगती
उस पर आरोप लगाकर उसे इस कमरे में बंद कर देता और अपनी हवस का शिकार बनाता और अपनी गंदी हवस पूरी करता था। मुझे यह नहीं पता था कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ, मेरी मंजिल क्या है और कहाँ जाकर यह सब खत्म होगा। मैं बस दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की रोशनी मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा। वह मोटरसाइकिल मेरे सामने रुक गई और मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वह मेरे पापा का बड़ा भाई था। उन्हें देखकर मुझे कुछ राहत मिली क्योंकि मैं बहुत रो रही थी और मेरी हिचकियाँ भी बंद नहीं हो रही थीं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर मुझसे पूछा, बेटी तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम तो दरबार में थी, पाक दमनी का इम्तिहान देने के लिए कमरे में बंद थी 5 दिन के लिए। अभी तो 5 दिन पूरे नहीं हुए। मैं तुम्हें चुपचाप वहाँ वापस पहुँचा कर लाता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम बाहर निकली थी और तुम्हारे बाप की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत डरते हुए और रोते हुए उनसे सब कुछ बताने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने सुरंग के रास्ते से बाहर निकलने का तरीका ढूंढा था। ये सब जमींदार ने मेरे साथ गलत काम करने के लिए किया था। पहले तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि उसने मेरी आपी के साथ भी गलत किया था और तब आपकी बेटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, तो वह बहुत रोने लगे। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज लगाई। इस समय जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ कमरे में ही मौजूद थे। उनकी आवाजें सुनकर वे दोनों पूरी तरह से खामोश हो गए थे। पापा मुझे आवाज दे रहे थे, लेकिन जब मेरी कोई आवाज नहीं आई तो मेरे पापा बहुत घबराए। फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया कि बेटी 100% ठीक होगी। जमींदार और उसके 2 नौकर उस कमरे में बंद थे। जब मेरे पापा की आवाज सुनकर वे तीनों खामोश हो गए तो बड़े पापा ने सोचा कि क्यों न शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया जाए और इन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ा जाए, ताकि वे सभी के लिए एक उदाहरण बने। बड़े पापा ने दरबार में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया। उनका शोर सुनकर गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पापा से कहने लगे कि देखा, बेटी को पढ़ाई के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजने का यही नतीजा हुआ। पापा बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि दरवाजे को खोलकर देखो, मेरी बेटी का क्या हाल है। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। जब उनकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोला। वहाँ जो दृश्य देखा वह हैरान करने वाला था। गांव वालों ने जमींदार और उसके 2 नौकरों को कमरे के अंदर पाया। सब लोग चौंक गए कि यह लोग इस दरबार वाले कमरे में क्या कर रहे थे। इस कमरे को तो संजना बंद करने के लिए रखा गया था और संजना को अपनी पाप से मुक्ति और शुद्धता साबित करने के लिए बंद किया जाता था। लेकिन अब यह क्या मामला है? यहाँ तो 3 इंसान जमींदार और उसके 2 नौकर थे। क्या यह वही शैतान तो नहीं है जो गांव की लड़कियों को लेकर जाते थे? क्या ये इंसान की शक्ल में शैतान नहीं हो सकते? गांव वाले कई सवाल करने लगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। भगवान ने सब्र दिया था, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत थी। उन्होंने कहा, हम तो इस दरिंदे को अपना हमदर्द समझते थे और यह हमारी बेटियों पर बुरी नजर रखता था। अब मैं तुझे इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तू यहीं छुपी रह, किसी को भी तेरे यहाँ होने का पता न चले। हम इसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे और इसके किए की सजा देंगे। गांव की बेटियों को इस दरिंदे से बचाएंगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। जाते हुए उन्होंने कहा, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो। इसके बाद वे मेरे पापा के पास गए और पापा से कहा, चल बेटी की खबर लेकर आते हैं, वह कैसी है। मेरे पापा भी मेरी चिंता कर रहे थे। मेरी माँ ने कहा, जाओ और बेटी की खबर ले आओ। पापा ने भी जाने के लिए हामी भर दी, लेकिन मेरी माँ बोली, अगर किसी ने देख लिया तो। इस पर पापा ने कहा, रात के अंधेरे में कौन देखेगा, हम चुपचाप जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फिर वे दोनों दरबार की ओर चल पड़े। वे पीछे के दरवाजे से अंदर गए और बिना किसी की नजरों में आए सीधे कमरे तक पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज लगाई। इस समय जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ कमरे में ही मौजूद थे। उनकी आवाजें सुनकर वे दोनों पूरी तरह से खामोश हो गए थे। पापा मुझे आवाज दे रहे थे, लेकिन जब मेरी कोई आवाज नहीं आई तो मेरे पापा बहुत घबराए।
फिर बड़े पापा ने उन्हें समझाया कि बेटी 100% ठीक होगी। जमींदार और उसके 2 नौकर उस कमरे में बंद थे। जब मेरे पापा की आवाज सुनकर वे तीनों खामोश हो गए तो बड़े पापा ने सोचा कि क्यों न शोर मचाकर गांव वालों को बुलाया जाए और इन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ा जाए, ताकि वे सभी के लिए एक उदाहरण बने। बड़े पापा ने दरबार में जाकर शोर मचाया कि हमारी बेटी को शैतान ले गया। उनका शोर सुनकर गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पापा से कहने लगे कि देखा, बेटी को पढ़ाई के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी भेजने का यही नतीजा हुआ। पापा बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि दरवाजे को खोलकर देखो, मेरी बेटी का क्या हाल है। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे। जब उनकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खोला। वहाँ जो दृश्य देखा वह हैरान करने वाला था। गांव वालों ने जमींदार और उसके 2 नौकरों को कमरे के अंदर पाया। सब लोग चौंक गए कि यह लोग इस दरबार वाले कमरे में क्या कर रहे थे। इस कमरे को तो संजना बंद करने के लिए रखा गया था और संजना को अपनी पाप से मुक्ति और शुद्धता साबित करने के लिए बंद किया जाता था। लेकिन अब यह क्या मामला है? यहाँ तो 3 इंसान, जमींदार और उसके 2 नौकर थे। क्या यह वही शैतान तो नहीं है जो गांव की लड़कियों को लेकर जाते थे? क्या ये इंसान की शक्ल में शैतान नहीं हो सकते? गांव वाले कई सवाल करने लगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। भगवान ने सब्र दिया था, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत होती है। मासूम और बेगुनाह लड़कियों की बद्दुआ बहुत जल्दी असर करती है। जब गाँव के लोगों ने उनके नौकर को ऐसे कपड़ों में देखा तो सब लोग समझ गए कि वह कोई शैतान नहीं है, बल्कि वह जमींदार था जो खूबसूरत लड़कियों को यहाँ से उठा लेता है। फिर गांव के लोगों ने जमींदार और उसके 2 नौकरों की अच्छे सी पिटाई शुरू कर दी और उन तीनों का मार मार कर बुरा हाल बना दिया। मसम लड़कियों की इज्जत से खेलने का अंजाम। फिर गांव वालों ने जमींदार की पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया और इस सब से पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ है, और इसे मुझे अगवा करने के जुर्म में उन तीनों को जेल के अंदर कर दिया। सब लोग यह सोच रहे थे कि उसने मुझे मारकर कहीं छुपा दिया है। मेरे बाबा तो रो रो कर बिल्कुल पागल हो गए थे। उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि मैं घर पर हूँ और पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर सब गाँव वाले दौड़ते हुए घर पहुँचे और मुझे सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। तब तक नवीन भी घर पहुंच चुका था और उसने अपने किए गए सलूक के लिए मुझसे और मेरे परिवार से माफी मांगी। उसने बताया कि तुम्हारे कुमारी होने का भ्रम जमींदार ने उसके दिमाग में डाला था और रिश्ते के लिए भी वही कह रहा था। जमींदार ने ही उसके माता पिता के दिमाग में शक का बीज बोया था। फिर नवीन मुझसे, मेरे माता पिता से और पूरे गांव से माफी मांगने लगा। गांव में यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी लड़की को ऐसे किसी दरबार में नहीं भेजा जाएगा। जमींदार ने गांव की कई लड़कियों के साथ ऐसा किया था और एक एक करके सभी लड़कियों के परिवार वालों ने पुलिस को बयान दिया जिनके साथ उसने यह सब किया था। नवीन रोज मुझसे और मेरे परिवार से माफी मांगता और कहता कि मुझे अपनी मंगेतर या किसी भी लड़की पर शक नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद ईमानदार हैं और आपका दामन साफ है तो आपको नेक और अच्छी बीवी मिलेगी। किसी की बातों में आकर अपनी बीवी या मंगेतर पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक एक अच्छे घर को उजाड़ देता है। नवीन ने कहा कि उसने जमींदार की बातों में आकर बहुत गलत किया और किसी की बेटी पर बिना वजह इल्जाम लगाया। मेरे घर वालों ने उसे माफ कर दिया और मैंने भी उसे माफ कर दिया। इसके बाद हमारी शादी की तारीख तय कर दी गई और हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। उसने मुझे शादी का यह तोहफा दिया कि मैं आगे जितना चाहूँ उतना पढ़ सकती हूँ। उसने अपना वादा पूरा किया और मुझे डॉक्टर बना दिया। इसके साथ ही उसने मेरे लिए गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खुलवाया। पहले गांव में लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब वहाँ लड़कियों को पढ़ने में कोई रोक टोक नहीं थी। नवीन और मैं बहुत खुशी खुशी रहते हैं। उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और बड़ा वकील बना।